देखो ग्लाइकोलिसिस है, जहां भी लिसिस वर्ड आता है ना, लिसिस का मतलब होता है टूटना, लिसिस मतलब टूटना, और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है बताओ? अच्छा, वाह, वेरी गुड। क्या बनाता है? पायरुवेट। आई भी नहीं थी वो क्लास में, बेशर्मो। और ग्लाइकोलिसिस टूट के, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनाता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने पायरुवेट बनाता है? 2। हाँ, अब देखो, द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग। लिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। और एक ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस, ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस, उसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो पूरा ग्लाइकोलिसिस जो है उसका मतलब क्या है कि शुगर का स्प्लिटिंग होगा, मतलब शुगर टूटेगा। ग्लूकोज क्या है? शुगर ही है ना, कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लूकोज जो है वो कैसा शुगर है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में भी ग्लूकोज है हेक्सोज शुगर। क्या है? हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज में कितने कार्बन? ग्लूकोज में 6। पायरुवेट में कितने कार्बन? 3। अब देखो, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गस्टाव एम्डन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पारानस एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज ईएमपी पाथवे। बताया था क्या है ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। क्यों? क्योंकि ईएमपी डिस्कवर किया था एम्डम, मेयरहोफ और पारानस ने। किसने? एम्डम, मेयरहोफ और पारानस ने। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से जानते हैं, ईएमपी पाथवे। ठीक है। इन अनारोबिक ऑर्गेनिज्म, अनारोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। अनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होगा? सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, जिसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लाइकोलिसिस। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ग्लाइकोलिसिस। उनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस सेल के कौन से ऑर्गेनली में होगा? कौन से एरिया में? साइटोप्लाज्म में। एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। कैसा ऑक्सीडेशन? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो। इन अब ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन है। कैसा ऑक्सीडेशन है? पार्शियल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो होता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल होंगे पायरुवेट या पायरुविक एसिड के? कार्बन है उसमें 3, मॉलिक्यूल कितने हैं वो? 2। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स के अंदर ये जो ग्लूकोज आता है ये सुक्रोज से आता है। प्लांट में ये ग्लूकोज कहां से आएगा? सुक्रोज से आएगा। बोलो मत भाई बीच में। विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से सुक्रोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुक्रोज। और सुक्रोज से टूट के बनता है ग्लूकोज। सुक्रोज किस किस से मिलके बना होता है? सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, क्या है? डाइसेक्राइड है। किस किस से मिलके बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स में बनता है सुक्रोज, और ये सुक्रोज टूटेगा तो मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। तो प्लांट्स को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है ग्लाइकोलिसिस के लिए? सुक्रोज से। कहाँ से? सुक्रोज से। और सुक्रोज कहाँ का एंड प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का। और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हैं उन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा ग्लूकोज या मिलेगा सुक्रोज से, जो फोटोसिंथेसिस से है। ठीक है। तो प्लांट्स जो ग्लाइकोलिसिस करते हैं जिसमें ग्लूकोज यूज होता है, वो ग्लूकोज प्लांट्स 2 जगह से ले सकते हैं। या तो लेंगे सुक्रोज से जो कि आया है फोटोसिंथेसिस से, या लेंगे जो उनके अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वहां से। ठीक है। तो 2 जगह से ले सकते हैं वो। सुक्रोज किस किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। और इसके लिए एंजाइम लगता है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम लगेगा? इन्वर्टेज। देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज और
फ्रक्टोज, लेकिन उसके लिए एक एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज। क्या एंजाइम का नाम? इनवर्टेज। एंड दीज टू मोनोसेक्राइड्स रीडली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ग्लाइकोलिटिक पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस। अब सुक्रोज से टूट के मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज है एक डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड टूटेगा तो क्या मिलेंगे? दो मोनोसेक्राइड। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड। अब ये एंटर कर जाएंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं उनका हुआ था फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ था फर्स्ट स्टेप में? फॉस्फोराइलेशन हुआ था। अब तुम बताओ मेरे को, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज पे तुमने फॉस्फेट ऐड किया तो तुम्हें मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से देखना, ग्लूकोज पे फॉस्फेट ऐड किया तो क्या मिला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उस पे जब फॉस्फेट उसका जब आइसोमर बना तो क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन अगर साइकिल में ग्लूकोज ना एंटर करके फ्रक्टोज एंटर किया तो साइकिल कहाँ से शुरू होगी? साइकिल नहीं, सॉरी, ये रिएक्शन कहाँ से शुरू होगी? बताओ कहाँ से? सेकंड स्टेप हट जाता, फर्स्ट और सेकंड हट जाएंगे ना, डायरेक्ट थर्ड। ग्लूकोज के 6 पे पहले फॉस्फेट नहीं था, अगर तुम फ्रक्टोज लोगे तो उसके भी 6 पे फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा ना पहले, तब बनेगा तुम्हारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सुक्रोज है, क्यों नहीं होगा सेकंड? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सुक्रोज है, सुक्रोज ने टूट के बनाया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मान लो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज पे तुम फॉस्फेट ऐड करोगे, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज। किसकी प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6, उससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर फ्रक्टोज आ रहा है तो फ्रक्टोज के पास फॉस्फेट थोड़ी है, वो भी यहीं से शुरू करेगा। फ्रक्टोज पे ऐड करोगे फॉस्फेट, कौन सी पोजीशन पे? 6 पे। तो डायरेक्ट क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसमें यही बोल रहे थे तुम, मेरे को लगा तुम कह रहे हो थर्ड नहीं होगा। सेकंड स्टेप, हाँ बिल्कुल, सेकंड स्टेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर फ्रक्टोज आया तो सीधा क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ? हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6 phosphate। अब ये रिएक्शन कैसी है? आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। बाकी के जो स्टेप होंगे वो चाहे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो चाहे फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो, बाकी के स्टेप सारे सेम है। ठीक है, the various steps of glycolysis are depicted here। In glycolysis a chain of 10 reactions under the control of different enzymes take place to produce pyruvate from glucose। total glycolysis में कितने स्टेप होते हैं? 10। कितने स्टेप होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, while studying the steps of glycolysis please note that the steps at which utilization or synthesis of ATP or NADH plus H plus take place। कि इस पूरी ग्लाइकोलिसिस में तुम्हें देखना है कितने एटीपी बने, कितने यूज हुए, कितने एनएडीएच बने। ठीक है, वो पूरा देखना है तुम्हें। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप। एटीपी का यूज कितने जगह पे हुआ था? 2 जगह पे, 2 स्टेप में हुआ था एटीपी का यूज। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। देखो जब फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे ग्लूकोज पे तुमने फॉस्फेट ऐड किया है, ये फॉस्फेट कहाँ से लेके आए थे? एटीपी से। तो कितना एटीपी यूज हुआ? 1। पहला एटीपी यूज हुआ फर्स्ट स्टेप में। दूसरा एटीपी कहाँ पे यूज हुआ? जब तुमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब 6 पे तो था फॉस्फेट, 6 पोजीशन पे फर्स्ट पे और ऐड करना है। कहाँ से लेके आओगे फॉस्फेट? एटीपी से। तो 1 और एटीपी यूज हो गया। तो अब तक जो एटीपी यूज हुए कितने यूज हुए हैं? 2। एक फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, 2 एटीपी यूज हुए। ठीक है, नंबर भी याद रखना तुम्हें स्टेप का। द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी पीजीएल। देखा था ना हमने, जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है किस में टूट गया था? धाप में और
3PgAl में टूट गया था, ठीक है। We find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-bis-phosphoglycerate. ये भी पढ़ा था हमने कि ये जो हमारा 3PgAl है, ये 3PgAl अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन मिलेगा NAD प्लस को, NAD प्लस को हाइड्रोजन मिला तो यहाँ से बनेगा NADH प्लस H प्लस। क्या मिलेगा? NADH प्लस H प्लस। यहाँ सब कुछ दो दो बन रहा है तो NADH भी कितने बने? दो। NADH भी कितने बने? दो। तो NADH प्लस H प्लस कौन से स्टेप में बने? बताओ। स्टेप नंबर 6। कौन सा स्टेप? 6। NADH प्लस H प्लस कौन से स्टेप में बने? 6 स्टेप में बने। अभी तक ATP कौन कौन से स्टेप में यूज हुए? फर्स्ट और थर्ड। कितने ATP यूज हुए? 2। NADH कौन से स्टेप में बना? 6th में। कितने NADH बने? 2 NADH बने, ठीक है। और इस रिएक्शन में इसने अपने हाइड्रोजन NAD प्लस को दे दिए तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। देखो अगर NAD प्लस के हिसाब से देखोगे तो हाइड्रोजिनेशन हुआ है क्योंकि इस पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, पर अगर इसके हिसाब से देखोगे तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। इसने अपने हाइड्रोजन लूज किए तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ उसका, और इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए तो इसका हाइड्रोजिनेशन हुआ है, ठीक है। Two redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PgAl and transferred to a molecule of NAD+. Redox equivalents का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। redox equivalents का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो कितने हाइड्रोजन आयन निकले हैं? 2। कितने निकले हैं? 2। 2 redox equivalent रिमूव हुए। कहां से रिमूव हुए हैं? PgAl से। कहां से रिमूव हुए हैं? PgAl से। कितने हाइड्रोजन? 2, ठीक है। तो 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स निकले हैं और वो जाके जुड़ गए किसके साथ? NAD प्लस के साथ। किसके साथ जुड़े? NAD प्लस के साथ। 2 निकले थे तो NAD प्लस के साथ जुड़ के एक ने तो बना दिया NADH और एक निकल गया H पॉजिटिव, ठीक है। तो NADH प्लस H पॉजिटिव। PgAl is oxidized and when with inorganic phosphate to get converted into BPGA. BPGA क्या है? बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या है? बिसफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो हमें क्या मिला था? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला था। कैसे मिला? ये जो PgAl था, PgAl पे हमने ऐड किया फॉस्फेट। क्या ऐड किया? फॉस्फेट। लेकिन वो फॉस्फेट ATP से नहीं आया। कहां से आया था? कहां से आया था? H3PO4 से। तो वही लिखा है इन्होंने कि जो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा, PgAl पे जो फॉस्फेट ऐड होगा वो कहां से आया है? वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। क्या है वो? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, मतलब वो आया है H3PO4 से। कहां से आया है? H3PO4 से आया, ठीक है। अब अगर तुमने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 पे पहले ही था और अब कौन सी पोजीशन पे भी ऐड कर दिया? 1 पे भी ऐड कर दिया। तो क्या बन गया? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। The conversion of BPGA to 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब BPGA पे तो क्या है? फर्स्ट पे भी है फॉस्फेट और 3 पे भी है। अगर तुम इसका फर्स्ट का हटा दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसको बोलेंगे PGA। ये नाम ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे? PGA, क्योंकि इसके सिर्फ थर्ड पोजीशन पे है फॉस्फेट। Is also an energy yielding process. This energy is trapped by formation of ATP. अब यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमने एक फॉस्फेट निकाला और वो फॉस्फेट दे दिया ADP को। ADP ने वो फॉस्फेट लेके बना दिया ATP। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ कि यहीं बन गया ATP, ठीक है। आगे जाके बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं बन गया। कितने ATP बने? 2। कितने बने? 2। सब कुछ 2-2 चल रहा है ना, तो कितने ATP बने? 2 ATP बन गया अभी यहाँ पे। Another ATP is synthesized during the conversion of PEP. PEP क्या था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। PEP क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड हमने बनाया था तब भी एटीपी बने थे। कितने एटीपी बने थे? 2। तो टोटल एटीपी बने कितने? 4 और 2 यूज हो गए थे। तो नेट गेन कितने का हुआ? 2 का। कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट गेन कितने का हुआ? 2 का। ठीक है। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट। What is the metabolic fate of pyruvate? अब पायरुवेट का क्या होगा आगे वो देखना हमें। This depends on the cellular need. अब पायरुवेट का आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है सेल की नीड क्या है। ठीक है। पायरुवेट का फेट किस पे डिपेंड करता है? सेल की नीड पे, सेल्यूलर नीड पे। There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. Glycolysis ने तो फाइनली क्या बना दिया? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा सेल्यूलर नीड पे। तो 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे पायरुविक एसिड का फेट डिसाइड होगा कि पायरुविक एसिड आगे क्या बनाएगा वो डिसाइड होगा 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. ग्लाइकोलिसिस से लास्ट में हमें क्या मिला? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड आगे या तो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, या तो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, या जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है। तो पायरुविक एसिड आगे 3 पाथवे में जा सकता है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या एरोबिक रेस्पिरेशन। 3 पाथवे में एंटर कर सकता है अभी ये। Fermentation take place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. Prokaryotes के अंदर और unicellular eukaryotes के अंदर। किस किस के अंदर? प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में फर्मेंटेशन होगा एनाएरोबिक कंडीशंस में। कैसे कंडीशंस में? एनाएरोबिक कंडीशंस में। ठीक है। अब for the complete oxidation of glucose to CO2 and water, however, organisms adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. अब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ या पार्शियल? चिल्ला चिल्ला के बताया था, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। अभी पूरे तरीके से ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं हुआ। अभी तो ग्लूकोज से सिर्फ क्या बना है? पायरुविक एसिड। क्या बना है अभी? पायरुविक एसिड। अब अगर हमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है और लास्ट में हमें चाहिए CO2 और वाटर, तो जो हमारा ये है ऊपर जो प्रोडक्ट बना है ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। किस में एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो हमारा पायरुविक एसिड बना है ना वो या तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एरोबिक करेगा। अनाएरोबिक में हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हमें जाना है तो पहले हमें एंटर करना होगा क्रेब्स साइकिल में। किस में एंटर करना होगा? क्रेब्स साइकिल में एंटर करना होगा। पढ़ेंगे पूरी साइकिल। दिस रिक्वायर्स O2 सप्लाई। अब क्रेब्स साइकिल में किसकी जरूरत होगी? O2 की सप्लाई। क्यों? एरोबिक रेस्पिरेशन है तो किसकी जरूरत होगी? O2 की सप्लाई की। तो ग्लाइकोलिसिस से लास्ट में हमें क्या मिला? पेन कहाँ गया? ग्लाइकोलिसिस से लास्ट में हमें क्या मिला? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने पाथवे में एंटर कर सकता है? 3 में एंटर कर सकता है पायरुविक एसिड। या तो एंटर करेगा फर्मेंटेशन में। किस में एंटर करेगा? एरोबिक या एनाएरोबिक? एनाएरोबिक। ठीक है। या एंटर करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसके लिए इसे जाना होगा क्रेब्स साइकिल में। किस में जाना होगा? क्रेब्स साइकिल में। और फर्मेंटेशन हो सकता है हमारा 2 टाइप का, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। करना पोस। बताओ ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने लास्ट में ही देखा था, परसों है जब भी देखा था कि एक NADH कितने एटीपी बनाएगा लास्ट में जाके? 3। वेरी गुड। और एक FADH कितने एटीपी बनाएगा? 2। FADH कितने बनाता है? 2। हालांकि ये चीज अब चेंज हो चुकी है पर तुम्हारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 3 और 2 ही है। ठीक है। तो याद रखना एक NADH कितने एटीपी बनाएगा? 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक FADH आगे जाके कितने एटीपी बनाएगा? 2। तो अब अगर हमारा ये NADH जाता है आगे
तो 3 एटीपी तो NADH के और 2 नेट गेन ग्लाइकोलिसिस से, है ना। तो कितने हो गए टोटल एटीपी? लेकिन NADH कितने बने थे? 2। कितने NADH बने थे? 2। एक NADH 3 एटीपी बनाएगा तो 2 NADH 6 एटीपी बनाएंगे और 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के, तो ग्लाइकोलिसिस से बन सकते हैं 8 एटीपी। कितने बन सकते हैं? 8। पर अगर NADH की जगह हो FADH2, तो FADH2 एक FADH2 बनाता है 2 एटीपी, तो 2 FADH2 4 एटीपी बनाएंगे। 4 एटीपी FADH2 के, 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के, तो कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे? 6। मतलब या तो हमें 6 एटीपी मिलेंगे, यहाँ से आगे यहाँ मिलेंगे 8, यहाँ मिलेंगे 8। अब ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में हमें क्या मिला? पायरुविक एसिड। तो अब हमें देखना है पायरुविक एसिड का फेट। फेट को हिंदी में बोलते हैं भाग्य, ठीक है। जैसे तुम्हारा भाग्य क्या होगा 12th के बाद? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई BSc में जाएगा, कोई वेटनरी में जाएगा, तो वो तुम्हारा भाग्य है ना। तो इसी तरीके से हमें पायरुविक एसिड का भी फेट देखना है कि अभी वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो कितने फेट हो सकते हैं पायरुविक एसिड के? 3। कितने हो सकते हैं? 3। तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो पायरुविक एसिड का क्या होगा? सबसे पहले हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है? बताओ। मसल्स में। कहाँ होता है? मसल्स में होता है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन NCERT नहीं लिखती, पर एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग हैं। क्या डिफरेंस है अनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में? इन केस ऑफ फर्मेंटेशन, hydrogen acceptor is always an organic compound. In case of anaerobic respiration, hydrogen acceptor is inorganic compound other than oxygen like nitrate, sulfate, etc. अब fermentation और anaerobic respiration में क्या difference है? fermentation में जो हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इनऑर्गेनिक है ना। लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी तो क्या ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा ना। तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या क्या हो सकता है? जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, एक्सेट्रा। अगर तुम्हारा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो प्रोसेस कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हाइड्रोजन का एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बोलेंगे फर्मेंटेशन। तो क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। ठीक है, बोलो। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लिखा हुआ है, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है एब्सोल्यूट एब्सेंस में। ये मेरे को नहीं पता, मतलब मैंने ये पढ़ा है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं फर्मेंटेशन में होगा जब, हाँ, कम होती है ऑक्सीजन। जैसे हमारी बॉडी में जब बनता है, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात, तुम क्या कह रहे हो, जैसे हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तभी लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, हाँ, वो एनसीईआरटी ने अलग से मेंशन किया, वो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसका। देखो, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा? ऑक्सीजन। तो हमें हाइड्रोजन का एक्सेप्टर देखना है। फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन का एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन का एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन को छोड़ के और होंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन का एक्सेप्टर, एरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन का एक्सेप्टर ऑक्सीजन, कौन होगा? ऑक्सीजन। देखो, ये जो तुम्हारा NADH बना था, NADH के साथ कितने H पॉजिटिव निकले हैं? कितने NADH बने थे यहाँ पे? 2। तो H पॉजिटिव भी कितने निकले होंगे? 2, है ना। अब ये पूरा जो हम पढ़ के जाएंगे ना, ये चैप्टर, यहाँ अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन निकलेंगे। उन हाइड्रोजन को लास्ट में जाके कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई ना कोई पकड़ेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस हाइड्रोजन को कौन पकड़ेगा लास्ट में? ऑक्सीजन। कौन पकड़ेगा? ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ना है। देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक में हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया ऑक्सीजन। अब पायरुविक एसिड जो है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 3। एसिड है तो मतलब कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक। कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखो और उसके साथ लिख दो CH3CO। क्या लिखोगे? CH3CO। तो क्या बन गया? पायरुविक एसिड या
पायरुवेट। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लो, एसिड है तो वही होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COH लिखो और उस पे अटैच कर दो CH3CO। क्या अटैच कर दोगे? CH3CO। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया? पायरुविक एसिड का। कितने कार्बन पायरुविक एसिड में? 3। अब ये है हमारे पास पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा। क्या करेगा? अपना, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब उसका काम क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन करना, मतलब हाइड्रोजन निकालना। डिहाइड्रोजिनेज मतलब उसका काम क्या है? हाइड्रोजन निकालना। अब तुम्हारे पास था NADH प्लस H प्लस, इसके पास क्या है? हाइड्रोजन। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया? इसके हाइड्रोजन निकाल लिए। हाइड्रोजन निकाल लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? NAD प्लस। क्या बचा? सिर्फ NAD प्लस। यहाँ से कितने H निकले? 2। कितने H निकले? 2। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। एक H तो इस ऑक्सीजन को दे दो और एक H इस कार्बन को दे दो। क्या ये नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा ये। NADH से तुमने कितने हाइड्रोजन निकाले? 2। एक तो ये H था और एक ये H। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। 2 जो हाइड्रोजन निकाल ले वो पायरुविक एसिड को दे दो, एक ऑक्सीजन पे लगा दो और एक कार्बन पे, यही बन जाएगा। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंजाइम कौन सा यूज होता है? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब उसका काम है हाइड्रोजन निकालना, है ना। हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा? NADH प्लस H प्लस से, और वो हाइड्रोजन दे देगा पायरुविक एसिड को। तो पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड से बनता है, बोलो, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट जो है वो है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है? मसल्स में। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में। कहाँ पे होता है? ईस्ट में। इसमें क्या होगा? फिर से पायरुविक एसिड लेना है ना, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में क्या बना था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का सेकंड फेट क्या है कि यहाँ से अब हमें निकालना है CO2। क्या निकालना है? CO2। तो CO2 निकालने के लिए हमें एंजाइम चाहिए डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज मतलब वो डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 निकाल लेगा। अब कहाँ से निकालेगा? CO2 पायरुवेट से। तो इसीलिए एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। इसने यहाँ से CO2 निकाला, ये CO2 निकाल दो तो क्या बचेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CO2 निकाल दिया ये पूरा, क्या बचेगा? H। तो CH3, C, एक ही H और O, CH3, CHO, यही नहीं बचेगा? देखो, जब भी तुम्हें बनाना हो पायरुविक एसिड तो पहले COH लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दोगे? C डबल बॉन्ड O। ये किसका फॉर्मूला है? पायरुविक एसिड का, है ना। अब इस पायरुविक एसिड से हमें CO2 निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। ये CO2 निकल गया, CO2 ही है ना, ये CO2 निकल गया यहाँ से। तो अब क्या बचेगा वो लिखना है बस। ये क्या है? CH3 लिख दो। अब यहाँ क्या बचा? एक C, एक O और एक H। C डबल बॉन्ड O H। कौन सा ग्रुप होता है ये? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकती? CH3 CHO। यूं लिख लो, यूं लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस निकालना क्या है फर्स्ट स्टेप में? एक CO2। कितने CO2? एक CO2 निकालना है। अब ये एक अल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड। एसिड वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि कितने कार्बन है? 2। तो इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। अब फिर से आएगा एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम होगा अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। क्यों अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज? क्योंकि लास्ट में बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा लास्ट में? अल्कोहल। अब डिहाइड्रोजिनेज है तो ये NADH प्लस H प्लस से हाइड्रोजन निकालेगा और वो हाइड्रोजन दे देगा एसिटल्डिहाइड को। किसको दे देगा? एसिटल्डिहाइड को दे देगा। अब देखो यहाँ पे टोटल तुम्हारे पास कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2। तो तुमने क्या लिखे? 2 कार्बन लिखे। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 4।
देखो 3 ये और 1 ये कितने थे 4, तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो CH3CHO से तुम्हें मिल गया C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल। क्या है ये इथाइल अल्कोहल। इथ क्यों, क्योंकि कितने कार्बन है 2, OH है तो अल्कोहल, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलो, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है ईस्ट में। कहाँ पे होता है ईस्ट में होता है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। तुम्हें लेना है पायरुविक एसिड, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में क्या बना था पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड पे कौन सा एंजाइम यूज होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं यूज होगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या यूज होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। वो इससे क्या निकालेगा CO2। क्या निकालेगा इससे CO2 निकाला, तो यहाँ हमें मिला एसिटल्डिहाइड। क्या मिला एसिटल्डिहाइड मिला यहाँ पे हमें। अब एसिटल्डिहाइड पे हमें ऐड करने हैं हाइड्रोजन। क्या ऐड करने हैं उसके लिए हम हाइड्रोजन निकाल के लाएंगे। कहाँ से निकाल के लाएंगे NaDH प्लस H+ से। तो इसके लिए एंजाइम लगेगा अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अल्कोहलिक क्यों बोल रहे, क्योंकि लास्ट में बनेगा अल्कोहल, है ना, C2H5OH। क्या बनेगा C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। और एसिटल्डिहाइड क्या था CH3CHO। तो ये क्या है हमारा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। आया ये समझ। कितने फेट पढ़ लिए हमने पायरुविक एसिड के 2। रोक दो एक बार, पॉज करना। देखो वो शटल सिस्टम जो है ना वो कल करेंगे, ठीक है। पहले ये फर्मेंटेशन देख लो एनसीईआरटी से। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशंस बाय सेट्स ऑफ रिएक्शंस वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। अब पहले बात हो रही है ईस्ट की। ईस्ट में मैंने तुम्हें बताया कौन सा फर्मेंटेशन होगा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। ईस्ट में क्या होगा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ईस्ट के अंदर जो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन हुआ है वहां पे हमें मिलेगा इथेनॉल और CO2। क्या मिलेगा इथेनॉल और CO2। इसके अंदर क्या होगा कि जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था ग्लूकोज का वो किया जाएगा कौन सी कंडीशंस में अनएरोबिक कंडीशंस में। कौन सी कंडीशंस में अनएरोबिक कंडीशंस में। और यहाँ पे पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल में और CO2 में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल में और CO2 में। तो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज का अभी कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है इनकम्प्लीट। ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, तुम्हें वहां से मिला पायरुवेट या पायरुविक एसिड, उसको कन्वर्ट कर दिया गया इथेनॉल प्लस CO2 में। The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions। अब इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में मैंने तुम्हें बताया था 2 एंजाइम यूज होते हैं। पहला एंजाइम कौन सा है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज या पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। वो क्या कर रहा था CO2 निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था CO2 निकाल रहा था, ठीक है। अब जब CO2 निकल गई थी तो हमें मिला था एसिटल्डिहाइड। क्या मिला था एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड को हमें देने थे हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन हमने कहां से निकाले थे NaDH प्लस H+ से। उसके लिए एंजाइम कौन सा लगा था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लगा था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें 2 एंजाइम लगते हैं, दोनों दिए हुए इन्होंने। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है पायरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर शोन इन फिगर दिस in animal cells also like muscles during exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase। lactic fermentation में एंजाइम यूज होता है lactate dehydrogenase। कौन सा एंजाइम lactate dehydrogenase एंजाइम यूज होता है जो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। तो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन किसमें होता है
ईस्ट में। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होगा? मसल्स में और कुछ बैक्टीरिया में, मसल्स में और कुछ बैक्टीरिया में। अब मसल्स में कब होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं और जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती, उस टाइम पे होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है। और यहाँ पे पायरुविक एसिड को रिड्यूस किया जाता है। पायरुविक एसिड को क्या किया जाता है? रिड्यूस करके क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तुम क्या पढ़ते हो? ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब पायरुविक एसिड में तुमने हाइड्रोजन ऐड किया है, हाइड्रोजन ऐड किया है तो बना है लैक्टिक एसिड, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है। लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो गया। कौन रिड्यूस हो गया? पायरुविक एसिड। यहाँ ध्यान दो, क्या रिड्यूस हुआ है? पायरुविक एसिड। ठीक है। पायरुविक एसिड में तुमने हाइड्रोजन ऐड किया है और हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो पायरुविक एसिड में हाइड्रोजन ऐड करके बन गया लैक्टिक एसिड बन गया। अब हुआ क्या एक्चुअली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कि तुम्हारे पास था पायरुविक एसिड। क्या था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को हमें हाइड्रोजन देना है। ये हाइड्रोजन हम कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? NaDH प्लस H प्लस से लाएंगे। इसीलिए एंजाइम कौन सा लगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे किसमें? पायरुविक एसिड में। इसीलिए हम बोलते हैं ये रिडक्शन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन। यानी पायरुविक एसिड रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। तो ये क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। The reducing agent is NaDH plus H plus, which is reoxidized to NAD plus in both the processes. अब चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, हाइड्रोजन देने का काम कौन कर रहा है? NaDH plus H plus। वो हाइड्रोजन दे रहा है, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है वो? रिड्यूसिंग एजेंट। पर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। अब NaDH और इसमें से हमने H निकाल लिया तो क्या बनेगा? NAD प्लस। क्या बनेगा? NAD प्लस। और मैंने तुम्हें बताया था जब भी हाइड्रोजन निकालते हैं तो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजन ऐड करते हो तो रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन निकालते हो तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा था पायरुविक एसिड का तो रिडक्शन हुआ। वो रिडक्शन किसने किया? रिड्यूसिंग एजेंट NaDH ने। लेकिन इसका खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब अपनी एनसीईआरटी में लिखो, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ O2 या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना ये। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? NaDH, क्योंकि वो उसको रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। NaDH प्लस H प्लस ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है? NAD प्लस। क्या बना रहा है? NAD प्लस। In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। Less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as energy bonds of ATP. ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी होती है ना, उसका 7% से भी कम रिलीज होता है फर्मेंटेशन में। ठीक है। दोनों फर्मेंटेशन में कितना रिलीज होता है? 7% से भी कम। ठीक है। मतलब ग्लूकोज में अगर तुम्हारा 100 जूल एनर्जी है तो यहाँ पे कितना रिलीज होगा? 7% से भी, 7 जूल से भी कम रिलीज होगा। ठीक है। दोनों फर्मेंटेशन में। और एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हायर बॉन्ड्स। अब 7% से भी कम रिलीज हो रहा है और उसमें से भी सारी की सारी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो रही।
ठीक है। ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हेजार्डस, ये जो प्रोसेस है ये हेजार्डस है, मतलब हार्मफुल है, डेंजरस है। आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बना, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या बना, अल्कोहल। What is the net ATPs that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis. हम निकाल लेंगे यहाँ पे कि कितने ATP बने और जितने ग्लाइकोलिसिस में हुए उसको इसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट करना मतलब माइनस करना, है ना। When one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid, एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो कितने पायरुविक एसिड बना रहा था, दो। कितने बना रहा था, दो। तीन उसमें कार्बन थे। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये या तो जाएगा अल्कोहल फर्मेंटेशन में या जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो कितने एटीपी बनेंगे वो देखेंगे। Yeasts poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन, यीस्ट में कौन सा फर्मेंटेशन हो रहा था, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो वो अल्कोहल का जब परसेंटेज 13% हो जाएगा तो ईस्ट जो है उसकी डेथ हो जाएगी। ईस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ। अल्कोहल बन रहा है ना वहां पे, और उस अल्कोहल का जब कितना परसेंट पहुंच जाएगा, 13%, तो ईस्ट की डेथ हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम ढूंढ के अपनी एनसीईआरटी में लिखोगे, अगर ना मिले तो कल मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, what then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? कुछ जो बेवरेजेस होते हैं, जो ड्रिंक होते हैं, उनके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन या परसेंटेज कितना रखा जाता है वो तुम्हें लिख के लाना है, तुम करके लाना, कल सर्च और अपनी एनसीईआरटी में लिख के लाना। हाउ डू यू थिंक alcoholic beverages of alcohol contain greater than this concentration are obtained? अब कुछ जो बेवरेजेस होते हैं, कुछ तो जैसे बियर में शायद कम होता है परसेंटेज, आई थिंक, है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब अगर 13% से ज्यादा है किसी में तो फिर वो हैजार्डस क्यों नहीं है, मतलब कैसे उसको लोग पीते हैं और कैसे ये मेंटेन किया जाता है कि 13% से ज्यादा भी कुछ बेवरेजेस में रखा जाता है, वो कैसे रखा जाता है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लाओगे, ठीक है। What then is the process by which organisms can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize the large number of ATP molecules needed for cellular metabolism? अब क्या फर्मेंटेशन से ज्यादा एनर्जी मिली, नहीं मिली ना, क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था। कैसा ऑक्सीडेशन था, इनकम्प्लीट। अब हमें करना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का, जिससे हमें ज्यादा अमाउंट में एटीपी मिलेगा, जिसकी हमारे सेल्स को जरूरत है। In eukaryotes, these steps take place within the mitochondria and this requires O2. यूकैरियोट्स में जरूरत होगी O2 की, किसकी जरूरत होगी, O2 की, और आगे के जो सारे स्टेप होंगे वो कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ, साइटोप्लाज्म में। Aerobic respiration is the process that leads to a complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and releases CO2, water and a large amount of energy present in the सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है हमारा, ग्लूकोज, फैट, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड हो सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं ना। तो ये हो सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनली हमें क्या क्या मिलेगा, CO2, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, CO2, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा कॉमन होता है कौन से ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। कल पढ़ेंगे, कर दो बंद इसको।